1990 आर्कटिक के साहिली इलाकों के लिए एक निहायत सख्त साल था और इसमें अलास्का भी शामिल था। खज़ां के मौसम में बर्फ की तह अभी तक साहिल तक नहीं पहुंची थी, जिसके 22 कक्टबी रीछों के लिए सील्स का शिकार करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। ये नहीं कि रीछ पानी के अंदर या जमीन पर शिकार नहीं कर सकते, मगर वो रीछ जो ये काम इतनी महारत से कर पाए कि खुद को जिंदा रख सकें, उनकी तादाद बहुत कम थी। ये वो मौसम था जिसमें कमजोर रीछ भूख और सर्दी से मर जाते थे और सिर्फ ताकतवर तजुर्बेकार शिकारी ही जिंदा बच पाते थे। यही फित्री छनाई का अमल उनकी नस्ल को मजबूत रखता था। सदियों से कुतबी रीछ अपनी इस शोहरत को बरकरार रखे हुए हैं कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक रीछ है। दिसंबर तक कनाडा, अलास्का, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और रूस के माहिरीन ने रिपोर्ट किया कि आर्कटिक के गर्द घूमने वाले ज्यादातर रीछ आम हालात के मुकाबले में बहुत ज्यादा दुबले और कमजोर दिखाई दे रहे हैं। कोई भी शख्स इस सूरत ए हाल की संगीनियत के बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। आखिर कोई आम इंसान जाकर किसी कुतुबी रीछ के बिल्कुल करीब से मुआयना तो नहीं कर सकता। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ज्यादा जारिहाना नौआ के रीछों की। खज़ां के आगाज में 2 बायोलॉजिस्ट्स एक पायलट के साथ हवाई जहाज में निकले ताकि ये मालूम किया जा सके कि अलास्का के कुतबी रीछों के हालात किस हद तक खराब हैं और बर्फ की तह साहिल से कितनी दूर है। मगर जो कुछ उन्होंने पाया कोई नहीं जानता। वो दोनों हयाती अड्डान, उनका पायलट और तैयारा सब के सब गायब हो गए और आज तक उनमें से किसी एक या उस जहाज का कोई सुरागा नहीं मिला। इसलिए उस वक्त से सिर्फ दूर से की जाने वाली मुशाहदात पर ही सबको इक्तफा करना पड़ा जब तक कोई बड़ा वाकया पेश ना आ जाए। दरहकीकत अगर किसी ने गौर से अलास्का के साहिल की तरफ देखा होता तो वो देख लेता कि एक बालिग नर रीछ आबादी वाले इलाके की समत बढ़ने लगा था। वो रीछ निडाल, थका हुआ और कमजोर था और अगर कोई जरा सा गौर से देखा तो बालों के नीचे से भी साफ अंदाजा हो जाता कि ये जानवर भूख से मरने के करीब है। एक बालिग नर कुतबी रीछ का औसत वजन तकरीबन 1200 पाउंड होता है और बड़े नर रीछ 2000 पाउंड तक पहुंच जाते हैं, मगर ये भटकने वाला रीछ सिर्फ 572 पाउंड का रह गया था, यानी अपने असल वजन का आधा। पिछले चंद महीनों में उसे बहुत कम शिकार मिला था। अगर वो कभी कभार दूसरे ताकतवर रीछों के बचा खुचा शिकार न उठा पाता तो शायद कई महीने पहले ही मर चुका होता। अब तो कई हफ्ते गुजर चुके थे कि उसने कुछ खाया ही नहीं था। ऐसा लगता था कि अगर उसने जल्द कुछ न किया तो एक हफ्ते के अंदर अंदर मर जाएगा। उसके भारी पंजे बर्फ पर रगड़ खाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस बार वो एक ऐसी खुशबू की तरफ जा रहा था जिससे वो हमेशा दूर रहता था, इंसानों की बस्ती की खुशबू। ये मखलूक ज्यादा चर्बी वाली नहीं होती, मगर कम अज कम ये सील्स की तरह पानी में तैरकर भाग तो नहीं सकती। पॉइंट ले, अलास्का जहाँ 200 से भी कम लोग रहते थे, उसके सामने वही एक मौका था, लिहाजा वो उसी तरफ चल पड़ा। उधर उसी वक्त कार्ल स्टॉकर और उसकी बीवी बैका दोपहर के वक्त कस्बे के दरमियान सैर कर रहे थे। बैका 8 महीने की हामिला थी, इसलिए उनकी चहलकदमी बहुत आहिस्ता थी। कार्ल ने बैका से घर पर रहने की जिद की थी क्योंकि दिसंबर की बर्फ और फिसलन वाले रास्ते पर गिरने का खतरा था, मगर बैका जिद्दी थी। वो उस हफ्ते से नमक और सिरका वाले चिप्स की तलब पूरी करने के लिए बाहर जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि जरा चले फिरे, चाहे कुछ भी हो जाए। बैगा अपने पेट के वजन के साथ चलती हुई इधर उधर लड़खड़ा रही थी और कार्ल उसका सहारा दे रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट छुपाए हुए वो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत 28 साल का शख्स समझ रहा था, जिसके पास सबसे खूबसूरत, अगरचे थोड़ी सी जिद्दी मगर प्यारी बीवी थी। दोनों एक दूसरे में ऐसे मग्न थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि एक पूरा बालिग कुतबी रीछ सीधा उन्हीं की समत आ रहा है। वो बगैर किसी झिझक के मेन रोड पर चलता हुआ शहर में दाखिल हो गया, जैसे ये उसका अपना इलाका हो। शायद वो इतना भूखा और कमजोर हो चुका था कि उसे छुपने या चुपके से चलने का ख्याल भी नहीं आया। अगर वो जोड़ा जरा दूर से उसे देख लेता तो बासानी बच निकलता। बदकिस्मती से वो दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए हुए थे, उनकी हंसी धुंध में गूंज रही थी कि वो रीछू उनके बिल्कुल ऊपर आ पहुंचा। बैका ने उसे सबसे पहले देखा, सिर्फ 12 गज के फासले पर, एक खौफनाक साए की तरह जो बर्फीली धुंध के पस मंजर में उभर रहा था। कार्ल ने फौरन रद्द ए अमल दिखाया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि अपनी वाहिद हथियार निकाल सके, एक छोटा सा जेबी चाकू जो उसे अपने वालिद से 16 साल की उम्र में मिला था। उसने बैका को पीछे धकेला और सख्त लहजे में कहा, दौड़ो, और खुद अपनी हामिला बीवी और होने वाले बच्चे के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। बैका जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। उसके सूजे हुए टक्कने बर्फ पर फिसल रहे थे और वो बमुश्किल अपना तवाजुन कायम रख पा रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस काल की ऊंची गरजदार आवाजें सुनी, एक भीषण गुर्राहट और फिर एक दहाड़, जैसे कोई बैल हमला कर रहा हो। कार्ल को अपने अंजाम का यकीन था। वो जानता था कि वो बच नहीं सकता, मगर उसे इस बात की परवाह नहीं थी। उसने कसम खा ली थी कि बैका और उसका बच्चा जरूर जिंदा रहेंगे। जो चीख बैका ने सुनी वो डर की नहीं थी, वो एक जंगी नारा था। कार्ल अपनी मौत से नहीं, एक जंग में कूद चुका था। हथियार के तौर पर सिर्फ एक मामूली गैस स्टेशन का छोटा चाकू, और दिल में इतनी हिम्मत कि बड़े बड़े सिपाही भी शर्माए। रीछ ने कार्ल पर पूरे जोर से हमला किया। उसके नुकीले पंजे बिजली की सी रफ्तार से चलते हुए बर्फ पर ऐसे गिरे जैसे कोई ट्रक टकराया हो। कार्ल जमीन पर गिरा, सांस उखड़ गई, मगर उसने एक लम्हा भी छाया नहीं किया। उसने पीछे देखे बगैर वार पर वार किया। चाकू ऊपर से नीचे
नीचे फिर नीचे से ऊपर। रीच के जिस्म पर जख्म लगते मगर वो मोटे बालों में गुम हो जाते। ज्यादातर वार बस मामूली खराश बनकर रह गए। फिर अचानक कार्ल की किस्मत जाग उठी। जैसे ही रीच ने अपने दांत कार्ल की गर्दन और जबड़े में गाड़े, कार्ल का चाकू सीधा उसके बाईं आंख में ढस गया, इतना गहरा कि आंख फट गई। एक दर्दनाक चीख के साथ रीच पीछे हटा। खून और आंख के मादे की फुहार दोनों पर फैल गई। रीच ने सर झटका मगर फिर दोबारा झपटा। अब वो आधा अंधा था मगर भूख के मारे पागल हो चुका था। दर्द भी अब उसकी भूख के आगे बेमानी हो चुका था। उसके सामने पहली बार कई हफ्तों बाद जिंदा खाना था और वो जानता था कि अगर उसने इसे छोड़ा तो वो खुद मर जाएगा। अब कार्ल के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। वो अपनी पीठ के बल बर्फ पर गिरा पड़ा था। चेहरे और खोपड़ी का बायां हिस्सा चिथड़ों में बदल चुका था और गर्दन का जख्म फव्वारे की तरह खून उगल रहा था। उसके खून के छींटे रीच के सफेद बालों पर छपक गए। बर्फ पर गहरे लाल धब्बे बन गए। यही लकीरें बाद में शिकारियों के लिए रहनुमा बनेंगी जो चंद मिनट बाद वहां पहुंचने वाले थे। रीच ने कार्ल को वहीं खत्म नहीं किया। उसे मालूम था कि लोग करीब आ रहे हैं। चूंकि कार्ल अब हिल नहीं रहा था और चाकू भी गिर चुका था, उसने कार्ल की बाईं टांग पकड़ी और उसे घसीटता हुआ कस्बे से बाहर ले गया। कार्ल अभी जिंदा था। वो अपने ही खून में डूबा हुआ गड़गड़ाता रहा। उसके हाथ लाशूरी तौर पर अपनी गर्दन को थामे हुए थे जब वो बर्फ पर खिसकता हुआ घसीटा जा रहा था। दरख्तों के झुंड में पहुंचकर रीच ने हफ्तों बाद अपना पहला खाना शुरू किया। खुशकिस्मती से उस वक्त तक कार्ल का खून बह चुका था। वो मर चुका था, इसलिए उसने वो दर्द महसूस नहीं किया जो आगे होने वाला था। ये वो मर्द थे जिन्हें बेका ने मदद के लिए बुलाया था। अपनी बंदूकें तैयार रखते हुए वो खून के निशानों के पीछे चल पड़े। इब्तिदा में जब वो मरकजी सड़क के आखिर तक पहुंचे तो उन्हें खून के निशानों पर मजीद इन्हिसार करने की जरूरत न रही। दरख्तों के अंदर से एक हैवानी हरीज गुर्राने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। ये कोई मुकाबला नहीं था। वो जानवर अपने सामने पड़े गोश्त में इतना महव था कि उसे ये अंदाजा भी न हुआ कि 5 मुसल्लह मर्द उसके गर्द घेरा डाल चुके हैं। जब वो गिरा तो उसके मुंह में अब भी कार्ल की रान का एक टुकड़ा दबा हुआ था। यूं अलास्का की जदीद तारीख में इंसान पर कुतबी रीछ के पहले हमले और उसी वजह से मारे जाने वाले पहले रीछ का अंजाम हुआ। उन्होंने खून आलूद रीछ की लाश को बेएहतियाती से एक ट्रक के पिछले हिस्से में फेंक दिया। ये एक छोटा सा कस्बा था और उन सब मर्दों में से हर एक कार्ल और उसकी जवान बीवी को जानता था। उनका भूख से पागल हो चुके दरिंदे पर गुस्सा और वहशत बजाती। अगर उनके बस में होता तो वो वहीं उसी वक्त उस जानवर को जला देते। दूसरी तरफ कार्ल के बाकियात के साथ एहतिराम और अकीदत का सलूक किया गया। उसके जिस्म के बिखरे हुए टुकड़ों को जमा करके एक लकड़ी के डिब्बे में रखा गया। पॉइंट लेके तकरीबन 200 रहायशियों में से हर एक ने कभी न कभी उस डिब्बे को अपने हाथों से छुआ, चाहे कार्ल के जिस्म को न सही मगर उसके ताबूत को जरूर। रीछ की लाश पर की जाने वाली जांच से पता चला कि वो मौत के इतना करीब था कि उसके दिल के पिट्ठे खुद उसके जिस्म के निजाम ए हज्म में हज्म होना शुरू हो गए थे। ये भूख से मरने का आखिरी मरहला होता है। उसके मदे में सिर्फ एक ही चीज मिली, कार्ल के जिस्म के बाकियात। जब रीछ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल हो रही थी और कार्ल के बाकियात मुर्दा खाने ले जाए जा रहे थे, बेका को हवाई जहाज के जरिए एनकोरेज मुंतकिल किया गया। दौड़ते वक्त बर्फ पर फिसलने और सख्त जहनी सदमे के बाईस उसे कबल अज वक्त दर्द एजहा शुरू हो गया था। हेलीकॉप्टर से उतरकर जब उसे एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया तो वो अस्पताल तक पहुंच ही न सकी। रास्ते में एम्बुलेंस के अंदर ही बेका ने एक तंदुरुस्त बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने अपने शौहर के नाम पर कार्ल रखा। यूं कार्ल स्टॉकर ने बिलाखिर जंग जीत ली। बेका और कार्ल जूनियर दोनों जिंदा बच गए और कार्ल के नोकीले कान और उसकी खनकदार हंसी अब उसके बाद आने वाली 2 नस्लों में जिंदा है, एक ऐसी याद के तौर पर जो हिम्मत, मोहब्बत और कुर्बानी की अलामत बन गई।